जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अपनी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक सीरीज कर रहे थे और आपको इसके पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि ये जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज है हमारे उत्तराखंड से संबंधित सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइक जो उत्तराखंड पीएससी का एग्ज़ाम है, उत्तराखंड जुडिशरी का एग्ज़ाम है, लोअर सबऑर्डिनेट का एलडीए यूडीए हो गया, और उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड टीचर इत्यादि जो भी वैकेंसी जो उत्तराखंड से संबंधित है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस सामान्य ज्ञान की सीरीज में हम उत्तराखंड के बारे में चैप्टर वाइज देख रहे हैं। पहले हमने उसका सामान्य परिचय देखा, फिर उसकी भौगोलिक संरचना देखी, फिर उसके नदियाँ देखी, पर्वत श्रृंखलाएँ देखी, वहाँ के माउंटेन पासेस देखें, वहाँ की कृषि देखी, जलवायु देखी, मिट्टी देखी, नहरें देखी, इत्यादि चीज़ें चैप्टर वाइज हम करते चले आ रहे हैं। और आज हम देखेंगे उसके उत्तराखंड की ऐतिहासिक भूमिका और जो राज्य का गठन कैसे हुआ, मतलब उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है आज हम उसको पढ़ेंगे। तो जो भी छात्र आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं या इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए बता दूं कि हमने एक उत्तराखंड का प्लेलिस्ट बना रखी है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं जिससे कि आपको उत्तराखंड के बारे में पूर्ण परिचय हो जाए और एग्ज़ाम में आप आराम से सभी क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक अवलोकन और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तराखंड की पूरी हिस्ट्री को समेटे हुए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक अवलोकन। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि क्षेत्र का इतिहास प्राचीन काल से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध रहा है। शिल्प और चित्रों से युक्त पुरातात्विक उत्खननों से पता चलता है कि उत्तराखंड का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात पाषाण युग तक जाता है। अर्थात जो भी हमें पत्थरों जो उकेरी हुई आकृतियाँ या जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, जो भी पुरानी खुदाई हुई है, उससे ये पता चलता है कि जो उत्तराखंड का इतिहास है कब से स्टार्ट हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता जब थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद जो हमारा जो पाषाण युग आया तब से ही उत्तराखंड का इतिहास स्टार्ट हो जाता है। जो अल्मोड़ा का लखुडियार गुफा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। कई एग्जाम्स में सिर्फ उत्तराखंड नहीं, जो सेंट्रल लेवल के या अन्य स्टेट एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है कि जो जो लखुडियार गुफा है वो कहाँ पे स्थित है, तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। भित्ति चित्र मतलब क्या होता है कि देखिए, भित्ति मतलब होता है आपका जो वाल होती है, जो दीवार हो गई, ठीक, और चित्र मतलब चित्र हो गया। तो भित्ति चित्र मतलब ऐसा चित्र जो दीवार पर उकेरा गया हो। तो उत्तराखंड की जो गुफाएं हैं अल्मोड़ा के लखुडियार में, उन गुफाओं की दीवारों पे चित्र बनाए गए थे। उस समय के जो पहले के जो आदिम मानव थे उनके द्वारा बनाए गए थे। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे जो आदिवासी थे वो निवास करते थे। जैसे खस हो गए, नाग, किरात, कुषाण, पौरव इत्यादि जो जनजातियाँ थीं वह सब यहाँ काफ़ी पहले से निवास करती रही हैं, जो हिमालयी क्षेत्र के स्थानीय शासकों और पर्वतीय लोगों के रूप में वर्णित है। इसके बाद अब हम देखते हैं सबसे पहले उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री जो है उत्तराखंड की, उसमें सबसे पहले देखेंगे वैदिक एवं पुराणिक काल में जो उत्तराखंड है वो। तो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास कब से है, पाषाण युग तक फैला हुआ है। बताया आपको कि पाषाण काल से स्टार्ट हुआ है। और जिसको ये डाउट हो रहा है कि पाषाण काल कब से क्या क्या सीरीज, तो हमने एक आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर पढ़ा था, उसमें पूरा डिवीजन आपको बताया था कि कैसे कैसे जो ये युग है स्टार्ट हुआ और किस में विभाजित होती चला गया था। तो आप एक बार उसको भी रिफ़र कर सकते हैं जिससे आपको ये अच्छे से पता चल जाए कि जो पुरातात्विक इतिहास है वो कब से इतिहास स्टार्ट होता है। और यहाँ से क्या पुरातात्विक साक्ष्य मानव बस्तियों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ऊपर बताए कि क्या लखुडियार में जो गुफाएं मिली थी उससे हमें पता चलता है। अल्मोड़ा के लखुडियार और चमोली के गोपेश्वर में खोजे गए उपकरण, मिट्टी के बर्तन, चट्टान चित्र या इसे भित्ति चित्र इस बात का प्रमाण है कि जो प्रारंभिक मानव है प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। ये जो साइट्स हैं जैसे लखुडियार, मानव जीवन की जो प्रारंभिक गतिविधियाँ हैं उनको दर्शाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसका नाम उत्तराखंड प्राचीन हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा है, केदारखंड, जो वर्तमान में जो गढ़वाल वाला एरिया है
उसको प्राचीन हिंदू ग्रंथों में क्या कहा जाता था, केदारखंड कहा जाता था, और जो कुमाऊं वाला एरिया उसको कहा जाता था मानस खंड। तो ये क्वेश्चन बारंबार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि जो गढ़वाल वाला एरिया उसको क्या कहते थे, केदारखंड कहते थे, कुमाऊं वाले एरिया को मानस खंड। इसको बिल्कुल आप रट जाइएगा, एक अलग से नोट कर लीजिएगा, इसलिए इसको स्टार लगा दिया। इसके बाद ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा पुराणों में देवभूमि की महिमा का भी वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र देवों का धाम और तपोभूमि माना गया है। इन्हीं कहानियों में जो बताया ऊपर ना, केदारखंड गढ़वाल को और मानसखंड कुमाऊं का विस्तृत उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में हिमालय के जो मध्यवर्ती क्षेत्र के उत्तराखंड शब्द का भी यूज हुआ है, जिसमें सप्तर्षि, गंगा यमुना के उद्गम स्थल इत्यादि भी उल्लेखनीय है। साथ ही साथ वैदिक साहित्य के अनुसार इस क्षेत्र को ऋषि महात्माओं का निवास स्थान माना गया, जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, और पांडवों ने भीषण युद्ध के समाप्त होने के पश्चात यहाँ पे यात्रा करी और निवास करा था। इससे संबंधित कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। यह जो क्षेत्र है उत्तर कुरु राजत्व का हिस्सा था, जो वैदिक ग्रंथों में काफ़ी शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इस प्रकार जो वैदिक और पौराणिक साहित्य में उत्तराखंड की दिव्यता और धार्मिक महत्ता का वर्णन है। तो इस तरह हमने देखा जो प्राचीन बिल्कुल जो एंशियंट हिस्ट्री है उत्तराखंड की, उसमें पौराणिक काल में उत्तराखंड का क्या महत्व था, पौराणिक काल से ही उत्तराखंड का विशेष वर्णन है। इसके बाद आगे देखते हैं जो महाजनपद काल आया था और जो मौर्य काल आया था उस समय उत्तराखंड के बारे में। तो मगध सहित देश के समृद्ध राज्यों के उदय से पूर्व उत्तराखंड का क्षेत्र भी बड़े हिमालयी राज्य, ऊपर क्या होता था उत्तराकुरु, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य का भाग था, तो ये उत्तराकुरु का भाग माना जाता था, जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में है। और जब बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ तो यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आ गया था। बाद में अशोक ने अपनी योजनाएं भी इस क्षेत्र में लागू करी थी। देखिए जो 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो मौर्य सम्राट अशोक जो थे, क्या चट्टानी अभिलेख प्राप्त होता है, कहाँ से, लखुस और कालसी से। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ, लखुस और कालसी से। यहाँ से जो चट्टानी अभिलेख मिलते हैं वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस क्षेत्र में क्या बौद्ध धर्म उपस्थित था, और उस समय के जो समकालीन राजा थे उनके बारे में भी बताते हैं। तो 2 अभिलेख हैं, कहाँ के, लखुस के अभिलेख और कालसी के अभिलेख। इसके बाद 3री और 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात यहाँ अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। उनमें से एक कौन सा था, कुड़िंद राजवंश, जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जिसने क्या किया, शिव पूजा को बढ़ावा दिया और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करता था। तक्षशिला तथा उज्जैन के प्रशासकों की दृष्टि में यह क्षेत्र महाजनपदों के उत्तर पश्चिमी सीमांत के रूप में उभरा था। इसके बाद जब गुप्ता वंश आया तो गुप्ता वंश के समय यहाँ अन्य भी वंश आए, जैसे कत्यूरी, परमार, चंद वंश, इनके बारे में आगे हम देख लेंगे थोड़ा सा। तो उस समय उत्तराखंड की स्थिति क्या थी उसको देखते हैं। तो जो 4वीं से 6वीं शताब्दी तक उत्तराखंड भी भारतीय महानगरों की तरह गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बना था। तो उसमें गुप्त वंश था, भारत में शासन कर रहा था, तो उस समय उत्तराखंड भी गुप्त वंश के अधीन ही था। 4th से लेकर 6th सेंचुरी था। गुप्त वंश के दौरान कला संस्कृति का उत्कर्ष हुआ और संभवतः उत्तराखंड के कुछ भाग गुप्त शासकों के अधीन रहे। मध्ययुगीन काल में गढ़वाल, गोपेश्वर से कुमायूं तक अनेक स्थानीय राजवंशों ने शासन किया। इसमें कत्यूरी वंश, जिसकी राजधानी कुमाऊं में लौहगढ़ होती थी, ने संवर्धित कृषि और मंदिर निर्माण में योगदान दिया। गढ़वाल में परवार वंश ने 19वीं शताब्दी तक अखंड शासन स्थापित किया और जो गढ़वाल, श्रीनगर को, पौड़ी गढ़वाल पड़ता है ना, श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। ये महत्वपूर्ण है। वहीं जो कुमाऊं में चंद वंश ने राजसत्तात्मक व्यवस्था को पुख्ता किया था। तो इनमें से जो भी वंश थे सभी ने स्थापत्य, कला और प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी स्थानीय पहचान बनाई थी। जैसे गढ़वाली महाराज निर्मल शाह ने क्या किया था, 18वीं सदी में गढ़ राज्य के अनेक किलों का निर्माण कराया, और कुमाऊं के चंद रियासतों ने कुरुमांचल क्षेत्र का नामकरण और शासन व्यवस्था को संवारा था। इसके बाद हम देखते हैं जो उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां और सभ्यताएं थीं उनके बारे में। तो पुरातत्व के खोजों एवं ऐतिहासिक स्रोतों से स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही अनेक जनजातियां और राजकीय समाज बसा हुआ था। गढ़वाल, गोपेश्वर में जो शिला प्रक्षेप, भोती लिपियाँ हैं एवं उत्तराखंड के गांव जीवन के आदिवासी मूल की जनजातियाँ जैसे भोटिया, बुक्सा, थारू इत्यादि मिलती हैं। उनका संबंध जो तत्कालीन भोटो और राजी लोगों से था। तो गढ़वाल, गोपेश्वर में जो शिलालेख मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि उस समय कौन कौन सी जनजातियाँ उत्तराखंड में निवास करती थीं। भोटिया, बुक्सा, थारू, जो ये सब जो जनजातियाँ हैं उत्तराखंड के गाँव वाली, उस समय जो भोटो राजी लोग थे उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के वंशज हैं। उन दिनों
के आरंभिक सामाजिक स्वरूप में वैदिक ऋषि महात्मा और आदिवासी लोग प्राकृतिक संसाधनों पर ही आश्रित थे। ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार बुद्ध और मौर्य काल में ये हिमालयी जनजातियां स्वतंत्र थीं, लेकिन वैदिक एवं पुराणों में इस क्षेत्र के लिए जो पारंपरिक नाम दिए हैं जैसे केदारखंड और मानसखंड, ये सर्वविदित हैं। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छा उस समय क्या था कि जो भी ब्रिटिश इतिहासकारों ने खोजा पाया कि जो जनजातियां थीं वो अलग अलग थीं, किसी के अधीन नहीं थीं, सब अलग अलग थीं। लेकिन तब पर भी जो पूरा एरिया, टोटल एरिया का नाम था, जैसे अलग अलग जनजातियां थी तो उनका अलग अलग क्षेत्र था, लेकिन ऐसा नहीं कि बस उस क्षेत्र का अलग नाम था, उस क्षेत्र का अलग नाम था। जो टोटल क्षेत्र था, जैसे जो गढ़वाल वाला रीजन था उसका नाम क्या था, केदारखंड था, और जो कुमाऊं वाला रीजन था उसका नाम था मानसखंड। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हूण, शक, नाग, खस आदि मध्य एशियाई आदिवासी भी हिमालयी क्षेत्र में निवास करते थे, किंतु जो स्थानीय पुराण है उसमें इनके बारे में काफ़ी कमी पता चलता है। कुल मिलाकर प्राचीन काल में उत्तराखंड की जो संस्कृति एक बहुजनजाति पर्वतीय समाज के रूप में विकसित हो रही थी, जिसमें स्थानीय आदिवासी समाज का काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व था। ठीक, तो काफ़ी प्राचीन काल से जो जनजातियां हैं उत्तराखंड में निवास करती आ रही हैं और उन्हीं का प्रभुत्व था, और छोटी छोटी अन्य जनजातियां भी हिमालयी क्षेत्र में उस समय रह रही थी। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड के जो राजवंश हैं उनके बारे में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले था कुड़िंद राजवंश। ये कब था, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्रारंभिक राजवंशों में कुड़िंद राजत्व का उल्लेख है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों और ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस काल में कुड़िंद वंश ने गढ़वाल और कुमाऊं पर, जो गढ़वाल कुमाऊं दोनों रीजन है, उस पर शासन किया। उन्होंने पशुओं की बलि को छोड़कर शिव भक्ति की आराधना करते थे। जो कुड़िंद वंश थे क्या थे, शिव भक्त थे, और इनका तिब्बत तक नमक का व्यापार करते थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट है, एक तो कुड़िंद राजवंश कब से कब तक था, तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, एक डाटा ये महत्वपूर्ण। उसके अलावा इनके बारे में पता कैसे चलता है, सिक्कों और ग्रंथों से पता चलता है। और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन पर इन्होंने शासन किया था, और इन्होंने पशुओं की बलि को छोड़ दिया था। उसके पहले पशुओं की बलि दी जाती थी, उसको इन्होंने त्याग कर दिया था, और भगवान शिव की पूजा करते थे कुड़िंद राजवंश। और इनका जो व्यापार कहाँ तक फैला था, तिब्बत तक फैला था। तिब्बत तक नमक का व्यापार करते थे और अन्य व्यापार भी करते रहे, उसमें नमक प्रमुख था। कुड़िंद हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायी थे। गढ़वाल के कालसी में अशोक के शिलालेख से बौद्ध धर्म के प्रचार का भी प्रमाण मिलता है। तो कालसी शिलालेख बताया ना आपको, कालसी से क्या मिलता है हमें, बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है कि वहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रसार था। इसके बाद जो अगला हमारा राजवंश है वो है कत्यूरी राजवंश। ये कब से कब तक रहा, लगभग 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक रहा। कत्यूरी राजवंश जो 7वीं से 11वीं सदी ईस्वी तक शासन करता था, उत्तराखंड के इतिहास में एक स्वर्णिम युग था। इसने बैजनाथ को अपनी राजधानी बनाकर कत्यूरी ने वर्तमान नेपाल और तिब्बत के हिस्सों पर भी शासन किया था। जो कत्यूरी राजवंश थे वे मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे, जिसमें जागेश्वर मंदिर परिसर शामिल है जो भगवान शिव को समर्पित है। तो जो कत्यूरी राजवंश था ये भी मुख्यतः भगवान शिव की पूजा करते थे, और इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करा था, जागेश्वर मंदिर। अब कत्यूरी ने एक परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली विकसित करी और व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। तो ये था हमारा कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश में भी देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ थी। एक तो 7 से लेकर 11वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया, और इनकी राजधानी क्या थी, बैजनाथ थी। यह महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। उन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था, जागेश्वर मंदिर बनवाया था। किसके समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चंद राजवंश। चंद राजवंश कब से कब तक रहा, लगभग 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य रहा। चंद राजवंश जो 11वीं शताब्दी में उभरा, कुमाऊं में शासन किया, ठीक। और सोमचंद ने 700 ईस्वी में इस क्षेत्र में चंद वंश की स्थापना की थी। किस क्षेत्र में, कुमाऊं वाले एरिया में। और चंद राजवंश ने लगभग 800 वर्षों तक शासन किया था, ठीक। जो भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक है। इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी। स्टार्टिंग में इनकी राजधानी चंपावत थी, बाद में इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया, अल्मोड़ा में कर दिया। और कई मंदिर और किले बनवाए, जैसे नंदा देवी मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन ये आता है कटारमल मंदिर किसके लिए है, किस देवता के लिए, तो सूर्य मंदिर, सूर्य देवता के लिए है विशेषता। इसके अलावा भीमताल क्षेत्र में भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। जो चंद राजवंश थे वो कला और साहित्य के भी संरक्षक थे, और इनका दरबार शिक्षा और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। चंद राजवंश ने मुखिया प्रणाली की स्टार्ट करी, जिसमें स्थानीय मुखियाओं को प्रशासनिक शक्तियां दी गई, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से शासित करना संभव हुआ। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो चंद राजवंश है, कि एक तो वह 8 से लेकर 18वीं शताब्दी तक रहे। 700 ईस्वी में किसने इसका स्थापना करी थी, सोमचंद ने। एक क्वेश्चन पूछता है किसने
चंद राजवंश की स्थापना करी थी, सोमचंद ने करी थी। और इसका शासन लगभग 800 वर्षों तक रहा, जो भारतीय इतिहास में सबसे लंबा शासन रहा किसी भी वंश का। और इनकी राजधानी पहले थी चंपावत, चंपावत से शिफ्ट कहाँ हुई अल्मोड़ा। और इन्होंने कई सारे मंदिर किले बनवाए, जैसे नंदा देवी मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर इत्यादि। भीमताल क्षेत्र में इन्होंने भीमेश्वर महादेव मंदिर भी बनवाया था। कला साहित्य के भी संरक्षक थे, शिक्षा और संस्कृति भी का एक केंद्र हुआ करता था। और सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आता है कि मुखिया प्रणाली, जो आज के समय जो प्रधान होते हैं ना, उसमें उसको मुखिया प्रणाली का स्टार्ट भी इन्होंने करा था, चंद राजवंश ने। तो ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद हमारा अगला राजवंश कौन सा है? परमार या पमार राजवंश। तो ये 9 से 19वीं शताब्दी के मध्य रहे और गढ़वाल रीजन में। चंद राजवंश कहाँ था? कुमायूं रीजन में। परमार या पमार राजवंश कहाँ थे? गढ़वाल में। परमार या पमार राजवंश जिसकी स्थापना 888 ईस्वी में किसके द्वारा हुई? कनकपाल के द्वारा हुई। और उसने इस क्षेत्र को एकीकृत किया। पहले इसके पहले पढ़ा ना कि अलग अलग जनजातियाँ थे, तो सब अपने आपस में बिखरे हुए थे, इन सबको मिला के इन्होंने एक वंश बनाया। और अजयपाल जो 37वें राजा थे, इस क्षेत्र को एकजुट करने और राजधानी को देवलागढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित करने का इनको श्रेय दिया जाता है। तो अजयपाल एक महत्वपूर्ण राजा थे जो पमार वंश के 37वें राजा हुए। इन्होंने क्या किया कि जो अपनी राजधानी थी कहाँ शिफ्ट कर दी? देवालगढ़ से श्रीनगर शिफ्ट कर दी। और जो गढ़वाल के राजा अपनी वीरता और क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए जाने जाते थे। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या हो गया? 9 से 19वीं शताब्दी के मध्य रहे। इनकी स्थापना कब हुई? 888 ईस्वी में हुई। किसने की? कनकपाल ने की। अजयपाल जो 37वें राजा थे, उन्होंने राजधानी देवालगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया। ये तो महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये जितने राजवंश पढ़े थे हम, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि उनके कौन कौन वंश थे, जिसको आप आराम से इससे आप रिवीजन कर सकते हैं पढ़ने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा था? कुड़िंज राजत्व। कब? 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसकी राजधानी के बारे में कंफर्म नहीं है। और इनका मुख्य योगदान क्या था? ये व्यापार करते थे तिब्बत से, और यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायी हुआ करते थे। अगला जो राजवंश था कत्यूरी राजवंश, 7वीं से 11वीं शताब्दी तक था, जो कि बैजनाथ इनकी क्या थी? राजधानी थी। और ये मंदिर निर्माण कला और संस्कृति का संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा चंद राजवंश जो 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य था। अच्छा, ऊपर देखिए एक ने लिखा है 8वीं शताब्दी, कुछ जगह 8वीं शताब्दी लिखा है, कुछ जगह 11वीं शताब्दी लिखा है, तो इसलिए डाउट है। बाकी ऐसा नहीं कि वहाँ गलती से मतलब लिख गया है, ये कुछ जगह जो कुछ स्रोतों से हमें 8वीं शताब्दी में मिला था, तो इसलिए हमने उसको वो कर दिया था। मुख्यतः ये 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य रहे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? चंपावत और अल्मोड़ा थी। और इन्होंने कला, वास्तुकला, नन्दा देवी मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर इत्यादि इन्होंने बनवाए थे। कई सारे इन्होंने किलों का निर्माण करवाया था, भीमताल किला और ऐसे कई अन्य महत्वपूर्ण किले भी हैं, उनका इन्होंने निर्माण करवाया। और अगला हमारा परमार या पमार राजवंश, ये 888 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और इनकी राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी। पहले देवालगढ़ थी, देवालगढ़ से शिफ्ट होकर कहाँ कर दी? श्रीनगर कर दी। और इन्होंने क्षेत्र का एकीकरण किया, सैन्य शक्ति बढ़ाई, आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया। तो ये थे उत्तराखंड के प्रमुख राजवंश और उनकी विशेषताएं। अब हम इसके आगे देखते हैं। जो ये तो था अब तक का एंशियंट हिस्ट्री जो उत्तराखंड की थी। अब हम देखते हैं उत्तराखंड का जो मध्यकालीन इतिहास रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले राजवंशों और गोरखा का आक्रमण। तो मध्यकालीन काल में उत्तराखंड के इतिहास में चंद और परमार राजवंशों की निरंतरता और अन्य छोटे राजाओं के उदय से चिन्हित है। कुमाऊं वाला रीजन था जो, उसमें चंद राजवंश ने ज्ञानचंद और बाज बहादुर चंद जैसे राजाओं के अधीन अपनी चरम सीमा तक पहुंचा और अपने क्षेत्र का विस्तार किया और प्रशासन को मजबूत किया। गढ़वाल में परमार राजवंश ने मुगलों और गोरखाओं जैसे बाहरी बलों से चुनौतियों का सामना किया था। इसके बाद 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खान ने डून घाटी पर आक्रमण किया, लेकिन उसमें वहाँ रानी कौन थी? रानी कर्णावती, बहुत ही महत्वपूर्ण रानी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इनको नक्कटी रानी के रूप में भी याद किया जाता है। इन्होंने इसका प्रतिरोध किया था। इनको नक्कटी रानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो मुगल सेना ने जब आक्रमण किया था तो इन्होंने उसका प्रतिरोध किया और जो मुगल सैनिकों की नाकें काट दी थी, इसलिए इनको नक्कटी रानी के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने कुमायूं रीजन पर आक्रमण किया और अंतिम जो चंद राजा थे महेंद्र चंद, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतिम चंद राजा कौन थे? महेंद्र चंद को हराया और क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। और 1791 ईस्वी में उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, जिससे राजा को, गढ़वाल वाले राजा को भी वार्षिक कर देना पड़ा। तो ये था हमारा जो राजवंश और गोरखाओं का आक्रमण। इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या था
कि मध्यकाल में भी जो चंद और परमार वंश चल रहे थे, चंद वंश कहाँ चल रहा था आपका? कुमाऊँ में। और परमार वंश कहाँ था आपका? गढ़वाल वाले रीजन में। कुमाऊँ में जो चंद राजवंश थे उसमें ज्ञानचंद एक राजा थे और बाज बहादुर चंद थे। ये दोनों राजाओं के समय जो चंद वंश की सीमा थी काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजद खान ने ढूंढ घाटी पर आक्रमण किया। उसके बाद उसको क्या रानी कर्णावती ने, नकटी रानी ने इसका प्रतिरोध किया और मुगल आक्रमण से अपने क्षेत्र को बचा लिया। और 1790 ईस्वी में क्या हुआ कि नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊँ रीजन पर आक्रमण किया और जो अंतिम में चंद राजा थे कौन? महेंद्र चंद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अंतिम चंद राजा कौन थे? तो महेंद्र चंद थे। इनको हरा दिया और नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊँ रीजन पे अपना आधिपत्य कर लिया। साथ साथ अगले साल 1791 में इन्होंने गढ़वाल वाले रीजन पर भी आक्रमण किया और वहाँ के जो राजा हैं उनको टैक्स देने पे मजबूर कर दिया। इसके बाद देखते हैं जो मध्यकाल में गढ़वाल और कुमाऊँ का जो राजनीतिक स्वरूप था वह कैसा रहा। तो मध्ययुगीन काल में गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों राज्यों में मजबूत राजतंत्र स्थापित हुआ। गढ़वाल में पवार या परमार वंश ने कई गढ़ या किलों का निर्माण कराया, कई जीते और एकत्रित करके उनको गढ़वाल राज्य बनाया। और श्रीनगर को अपनी राजधानी चुनकर उन्होंने इस क्षेत्र को क्या कहा? गढ़वाल कहा। गढ़वाल मतलब जो किले वाला राज्य, ठीक। और इसी काल में कुमायूं के जो चंद राजाओं ने उत्तरी कुमाऊं को कुर्मांचल पर शासन किया जो 1790 तक चला। इन कालखंड में आसपास हिमालयी क्षेत्र में हिंदू वैदिक संस्कृति फल फूल रही थी और स्थानीय जनता खेती, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर थे। उनके मुख्य काम क्या थे? खेती, पशुपालन और व्यापार। गढ़वाल गोपेश्वर में राजपाट पर ज़्यादातर हिंदू अधिकारी रहे जिन्होंने स्थानीय देव देवताओं और तपस्वियों को सम्मान दिया। इस दौरान दुश्मन आक्रमणों का सामना भी हुआ। 16वीं सदी में राजस्थान के और बाद में नेपाल गोरखा के आक्रमणों के समय गढ़वाल गोपेश्वर एवं कुमाऊं में अपने सीमांत दुर्गों को मजबूत किया और अपने अपने क्षेत्रों की। तो ये तो था उस समय का जो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन का जो राजनीतिक स्वरूप था हुआ। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी कि गढ़वाल राजाओं ने किले बनवाए, गढ़ बनवाए और राजधानी अपनी श्रीनगर बना के इस रीजन को गढ़वाल कहा। और चंद राजाओं ने कुमाऊं को उसमें कुर्मांचल कहते थे, ठीक। और इस समय हिंदू वैदिक संस्कृति थी, वहाँ की जो कल्चर था और जो स्थानीय जनता थी खेती, पशुपालन, व्यापार पर निर्भर करती थी। जो राजपाट थे ज़्यादातर हिंदू अधिकारी थे और स्थानीय देव देवताओं और तपस्वियों का सम्मान किया जाता था। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में ऊपर हमने पढ़ा नहीं, नेपाल के गोरखाओं ने आक्रमण किया 1790 में और उसके पहले राजस्थान से भी कुछ आक्रमण हुए थे। तो इसके बाद अगला है हमारा मुगल प्रभाव और स्थानीय प्रतिरोध। तो मुगलों का भी उसमें दौर चल रहा था, तो मुगलों ने भी कुछ अटैक करने की कोशिश करी थी, तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या प्रभाव रहा उत्तराखंड पे। तो मध्यकालीन मुगलों के विस्तार के बावजूद उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्रों पर वहाँ इसका नियंत्रण स्थायी रूप से नहीं हो सका। अध्ययन बताते हैं कि उत्तराखंड दक्कन के मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत की दूरस्थ सीमावर्ती रियासतों से अलग थलग रहा। 18वीं सदी तक इसे बाहरी आक्रमणों से अपेक्षाकृत मुक्त माना गया। मतलब यहाँ बाहरी आक्रमण जैसे मुगलों का आक्रमण या उसके पहले जो दिल्ली सल्तनत थी, इनका जो भी आक्रमण रहा है उससे ये अप्रभावित रहा। यहाँ पे आक्रमण उन्होंने किया ही नहीं। गढ़वाल का इतिहास तो विशेष है। यहाँ की रानियाँ और राजकुमारियों ने मुगलों की एक सेना को पहाड़ों तक में प्रवेश करने नहीं दिया था। उदाहरण के लिए जो 17वीं शताब्दी में रानी कर्णावती, ऊपर पढ़ा था, इनको नक्कटी रानी बोलते हैं, कि मुगल सेना पर वार करके उनकी नाक काट ली और उनको हारने पर मजबूर कर दिया। गढ़वाल के कई शासकों ने मुगल दरबार में सम्मानित दूतावास भेजे, पर यह उपज भोग संबंध स्थापित करने के लिए था। मतलब ये आज के टाइम पे हम एम्बेसडर भेजते हैं, वैसे ही सिमिलर व्यवस्था लगा उसमें कि जो गढ़वाल के शासक कई थे उन्होंने मुगल दरबार में ऐसी व्यवस्था बना रखी थी जिससे अपना एक दूसरे के साथ इनका प्रॉपर रिलेशन रह सके। और इस क्षेत्र को कभी मुगल साम्राज्य के अंग नहीं बन पाए हैं, क्योंकि उसके अधीन आए नहीं तो उसका अंग कैसे बनेगा। यही कारण है कि मुगल काल में भी यहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था मूलतः पारंपरिक हिंदू पीढ़ियों की रही और फारसी या इस्लामी राजपत्रों का यहाँ प्रभाव बहुत ही ज़्यादा सीमित रहा या उनका प्रभाव न के बराबर रहा है। तो यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाते हैं जो हमारा आधुनिक इतिहास है, आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधुनिक इतिहास में क्या जो ब्रिटिश शासन और औपनिवेशिक अनुभव था उसके बारे में। तो 17वीं 18वीं शताब्दियों में नेपाल गोरखा ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया और 1814-15 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी आक्रमण हुआ। बताया ना, ये आपको बताया था ऊपर कि 1790 में उन्होंने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया था। 1791 में जो गढ़वाल वाले राजा थे उनको भी टैक्स देने पर मजबूर कर दिया था।
तो इन संघर्षों के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों का ध्यान हिमालयी क्षेत्रों की ओर गया और 1815 में सुगौली की संधि द्वारा गोरखा नियंत्रित क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया। इन्होंने उसमें क्या हुआ कि एक गोरखा थे जो नेपाली थे और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। जब वो युद्ध समाप्त हुआ तो उसमें नेपालियों की हार हुई, जो गोरखाओं की हार हुई। तो उससे क्या हुआ कि उसके बाद एक सुगौली की संधि की गई। ये महत्वपूर्ण है कि सुगौली की संधि किससे रिलेटेड है, तो जो एंग्लो नेपाली ज्वार हुआ था उससे संबंधित है 1815 में। और इससे जो गोरखाओं के अंडर जो क्षेत्र आते थे उनको अंग्रेजों को दे दिया गया। ये जो संधि है सुगौली वाली कहाँ बनी थी? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में बनी संधि के अनुसार कुमायूं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन आ गया और गढ़वाल का जो शेष भाग है वह राजा सुदर्शन शाह को दे दिया गया। जो नीचे जो कुमाऊं वाला एरिया है वो तो सब आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और जो ऊपर जो गढ़वाल का कुछ एरिया था पौड़ी में जो उसमें ज़्यादा थे राजा सुदर्शन शाह, ये उनके अंडर में दे दिया गया। इस प्रकार से उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन कब से स्टार्ट हुआ? 1815 से स्टार्ट। अंग्रेजी सरकार ने गढ़वाल गोपालेश्वर को ब्रिटिश गढ़वाल कहा और वहाँ शांतिपूर्ण प्रशासन स्थापित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण विकास हुआ। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या सड़कें, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क बनाई और नैनीताल, मसूरी, रानीखेत जैसे पहाड़ी स्टेशनों का भी निर्माण कराया, जो ब्रिटिश सब्जात वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रिजॉर्ट बन गए थे। ब्रिटिशर्स ने चाय बागान और वानिकी भी शुरू की, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ बन गई। 1868 में यहाँ समय विनोद और 1871 में अल्मोड़ा समाचार, ये दोनों ये और समाचार पत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदी अखबार भी निकाले गए जिससे शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा मिला। कुल मिला के अंग्रेजी शासन के अंतर्गत उत्तराखंड में औपनिवेशिक प्रशासन का अनुभव आंशिक रूप से स्थानीय राजाओं के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही निर्देशित रहा। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ हमने देख ली ईस्ट इंडिया ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कि तो इनका शासन कब से स्टार्ट हुआ? 1815 से स्टार्ट हुआ। और सुगौली की संधि, सुगौली कहाँ? अल्मोड़ा में यह संधि हुई थी। और जो कुमाऊं वाला रीजन है वह अंग्रेजी शासन के अंतर्गत दे दिया गया और जो गढ़वाल का रीजन था बाकी वह राजा सुदर्शन शाह को दे दिया गया। इसके बाद जो अंग्रेजों ने क्या किया कि कई सारी महत्वपूर्ण ढांचे बनाए, जैसे हिंदुस्तान तिब्बत सड़क बनाई, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत जैसे जो पहाड़ी हिल स्टेशन बनाए। हिल स्टेशन उन्होंने अपने जो मतलब कुलीन वर्ग थे अंग्रेज, और उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए बनाए थे, सिंपल सी बात है। और उन्होंने क्या चाय बागान भी स्थापित किए उत्तराखंड क्षेत्र में, वानिकी भी शुरू की, जो धीरे धीरे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का केंद्र बनी उत्तराखंड में। और 1868 में समय विनोद और 1871 में अल्मोड़ा समाचार जैसे हिंदी अखबार में उसमें निकाले गए। तो दोनों अखबार का ईयर याद रखना है कि कब निकाले गए थे। समय विनोद 1868 में और 1871 में अल्मोड़ा समाचार। इसके बाद देखते हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ इस काल में, आधुनिक काल में, उसके बारे में थोड़ा। तो 19वीं और 20वीं शताब्दियों में उत्तराखंड में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण हुए, अनेक आयाम उभरे। परंपरागत सामाजिक विषमताओं के विरोध में चलने वाला यहाँ डोला पालकी आंदोलन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारे एग्जाम में पूछा गया डोला पालकी आंदोलन के बारे में, तो देख लेते हैं डोला पालकी आंदोलन में क्या हुआ था कि 1930-40 के दशकों में गढ़वाल के निचली जाति के जो शिल्पकार थे अपने विवाह समारोह में पालकी क्या होती है? जो दुल्हन को ले जाने वाली होती है पालकी, तथा डोला जो दूल्हे की जो पालकी होती है उसको बोलते हैं डोला, से वंचित करने के सामाजिक अन्याय के विरोध में, सामाजिक अन्याय के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। उसमें क्या था कि जैसे पहले क्या होता था कि दुल्हन को पालकी में ले जाते थे, और लड़के को जो लड़के की एक अलग पालकी होती तो उसको डोला बोलते थे। लेकिन उस समय जो राजपूत और उच्च जातियाँ थीं उन्होंने अपना ये विशेषाधिकार बना रखा था, और जो छोटी जो शिल्पकार और अन्य छोटी जो जातियाँ थीं उनको ये नहीं ले जाने देते थे। तो इसी का इन्होंने उस समय विरोध किया और उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। शिल्पकारों ने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया आर्य समाज के प्रभाव से। और उसके बाद फिर से क्या हुआ कि इस आंदोलन को किसने लीड किया था? एक वीर जयनंद भारती थे, वह भी थे। और इसके बाद क्या हुआ कि मजबूरन सरकार को भी नियम बनाने पड़े कि ये जो सामाजिक भेदभाव वाला सिस्टम जो चला आ रहा है कि जो छोटी या निम्न जातियाँ के लोग हैं, जो शिल्पकार वर्ग के लोग हैं, वो डोला पालकी नहीं ले जाते हैं, इसको ख़त्म कर दिया गया और ये सबके लिए समान हो गया। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उत्तराखंड का क्या योगदान रहा है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड के बहादुर पुत्रों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन में अल्मोड़ा के नंदा देवी स्थल पर विशाल सभा हुई। उसी वर्ष बनारस कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1905 में। उसमें उत्तराखंड से हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्री दत्त पांडे, मुकुंदी लाल इत्यादि अग्रणी जो युवा थे वो शामिल हुए थे। कौन कौन थे?
हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और मुकुंदी लाल। ये सब 1905 में। उसके बाद 1913 में कांग्रेस के अधिवेशन में इस क्षेत्र में कई प्रतिनिधि शामिल हुए और जाति सुधार के लिए टमटा सुधारणी सभा का रूपांतरण कर क्या कर दिया, शिल्पकार महासभा कर दिया इसका नाम। 1913 में क्वेश्चन पूछता है टमटा सुधारणी सभा का नाम बदल क्या हो गया, शिल्पकार महासभा। और 1916 में क्या हुआ कि गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे सहित 50 से अधिक युवकों ने कुमायूं परिषद की स्थापना करी थी, जिसका उद्देश्य क्या था, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक समस्याओं के साथ राजनीतिक सुधार भी करना। इसके बाद सशस्त्र संघर्षों में उत्तराखंड ने पेशावर कांड जैसी घटना दी, जब स्वतंत्रता सेनानी एवं सैनिक चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1930 में अफगान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस आदेश को अस्वीकार कर दिया और देशवासियों को गोली न चलाकर गढ़वाली बंद करो कहा। ठीक, तो उनकी इसी बहादुरी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें गढ़वाली की उपाधि दी। उनका नाम क्या था, चंद्र सिंह। उसके बाद जब उनको गढ़वाली की उपाधि मिल गई तो क्या नाम हो गया उनका, चंद्र सिंह गढ़वाली। और 1938 में जो गढ़वाल श्रीनगर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी लोगों को अपने हालात के आधार पर स्वशासन का समर्थन करते हुए प्रेरित किया था कि आप स्वशासन की मांग करें। ठीक, कुल मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के व्यक्ति, चाहे सैनिक हो, किसान हो, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी ने संघर्ष पूर्ण अपना योगदान दिया था। तो अब हम देख लेते हैं एक बार फिर से इसको कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण डाटा थे। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अल्मोड़ा में नंदा देवी स्थल पर एक विशाल सभा हुई और बनारस में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उसमें उत्तराखंड से हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, मुकुंदी लाल शामिल हुए। 1913 में क्या हुआ कि कांग्रेस अधिवेशन में टमटा सुधारणी सभा का रूपांतरण कर दिया गया शिल्पकार महासभा में। 1916 में गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे ने क्या स्थापित किया, कुमाऊं परिषद स्थापित किया। और सशस्त्र सेना में पेशावर कांड हुआ 1930 में, जब चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया। चंद्र सिंह को गढ़वाली का टाइटल किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया था, गढ़वाली की उपाधि। और 1938 में श्रीनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक, गढ़वाल वाले रीजन में। तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी लोगों को कहा कि अपने स्वशासन की मांग करते हुए उनको प्रेरणा दी। तो इस प्रकार से जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें उत्तराखंड का योगदान रहा। उसके बाद स्वतंत्रता और राजत्व, तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई कब, 1947 में। उसके बाद उत्तराखंड की पहचान और राजत्व के लिए संघर्ष हुआ। भारत को 1947 स्वतंत्रता मिलने के बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने उपेक्षा और हाशिए पर होने का अनुभव किया और पहाड़ी इलाके विशिष्ट संस्कृति और आर्थिक असमानताओं ने इसको एक अलग राज्य की मांग बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया। तो अब हम इसके बाद देखेंगे उत्तराखंड का राज्य आंदोलन। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक लंबे और बलिदानों से भरे संघर्ष की कहानी है, जिसने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग कर 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड, प्रारंभ में इसका नाम क्या था, उत्तरांचल, की स्थापना की। यह आंदोलन क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को संरक्षित करने और विकास की जो उपेक्षा को दूर करने की मांग पर आधारित था। ठीक है, तो इस आंदोलन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम की दृष्टि। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रारंभिक मांग और उत्तराखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि कब से तैयार हुई। तो उत्तराखंड की पृथक राज्य की मांग पहली बार 1897 में उठी। ये याद महत्वपूर्ण है। 1897 में जब स्थानीय नेताओं ने पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत। यह क्षेत्र, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल शामिल थे, अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विशिष्टता और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाके थे उनसे ये अलग हुआ करता था। इसीलिए इसको एक अपना अलग क्षेत्र बनाने की मांग उठी थी। इसके बाद क्या हुआ कि पहाड़ी क्षेत्र की जो जनता थी उसको लगता था कि उनकी समस्याओं को लखनऊ या दिल्ली से शासित सरकारें नहीं समझ पा रही। जो दिल्ली की मतलब जो भारत सरकार और लखनऊ से जो सरकार थी उसमें ये उत्तर प्रदेश का भाग था, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो उनकी समस्याओं को नहीं देख पा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यतः क्या था, मैदानी राज्य था और उत्तराखंड मुख्यतः क्या, पहाड़ी राज्य, उसमें मैदानी इलाके काफ़ी कम है। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वो पहाड़ी लोगों की समस्याओं को और वहाँ की जो विशिष्ट भौगोलिक समस्याएं थी, क्योंकि पहाड़ है तो वहाँ अलग तरह की चुनौतियाँ होंगी हर क्षेत्र में, साथ साथ वहाँ की जो संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति थी जो कि मैदानी इलाकों की संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा भिन्न थी। इसकी वजह से भी लोगों ने उत्तराखंड राज्य की अलग मांग करी थी। 1938 में क्या हुआ कि श्रीनगर में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें भी ऊपर आपको पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी लोगों से मांग करी थी कि अपने स्वशासन के लिए, उसमें एक स्थानीय नेता थे कौन, श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग उठाई थी, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने भी समर्थन दिया था। तो ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछता है कब श्रीदेव सुमन ने करी थी या किसने 1938 के अधिवेशन में
अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी, तो ये श्रीदेव सुमन थे। 1940 में क्या हुआ कि हल्द्वानी सम्मेलन में बद्री दत्त पांडे ने पर्वतीय क्षेत्र को विशेष दर्जा और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं गढ़वाल को पृथक इकाई बनाने की मांग रखी। 1955 में क्या हुआ कि फजल अली आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की सिफारिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो अब हम एक बार देख लेते हैं इसको, फिर से टाइमलाइन को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। सबसे पहले मांग कब उठी? 1897 में। इसके बाद फिर से क्या हुआ कि 1938 में सबसे पहले जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रीनगर वाला अधिवेशन हुआ था, उसमें श्रीदेव सुमन ने इस बात को मांग को उठाई थी और इसको जवाहरलाल नेहरू ने भी समर्थन दिया था। इसके बाद 1940 में हल्द्वानी में सम्मेलन हुआ, उसमें बद्री दत्त पांडे ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग करी थी और उसके बाद अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं गढ़वाल को पृथक इकाई बनाने की मांग रखी थी। और 1955 में फजल अली आयोग था, फजल अली कमीशन था, इसने पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की भी जो थी सिफारिश थी वो करी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लोकल नेता थे उन्होंने इसको मना कर दिया था। तो ये टाइमलाइन महत्वपूर्ण है। 1897 से हमारी टाइमलाइन स्टार्ट होती है, याद रखिएगा, और 1955 तक ऐसा हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि स्वतंत्रता जब हमें प्राप्त हो गई 1947, उसके बाद आंदोलन का विकास हुआ, आंदोलन बढ़ता चला गया। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड की जनता ने बार बार अलग राज्य की मांग उठाई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां पहाड़ी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थीं। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1957 में टिहरी के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन तभी क्या हुआ कि 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, तो राष्ट्र में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद 1970 में मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल UCRAD की स्थापना हुई, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DD पंत थे। उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य की मांग को संगठित रूप दिया और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा दिया। फिर 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल के जो उपाध्यक्ष थे त्रिवेंद्र पवार, उन्होंने संसद में पत्र बम फेंककर आंदोलन को राष्ट्रीय ध्यान में लाया, नेशन के दृष्टि के सामने इसको लाया। और उसी वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सर थी, उसने अल्मोड़ा सम्मेलन में उत्तराखंड नाम से पृथक राज्य बनाने की मांग भी कर दी थी। तो ये टाइमलाइन देखते हैं एक बार फिर से। 1957 में क्या हुआ कि टिहरी के पूर्व नरेश कौन थे? मानवेंद्र शाह, उन्होंने पृथक राज्य के लिए आंदोलन शुरू किया और उसको 1962 में लेकिन बंद कर दिया था। इसके बाद 1970 में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कब हुआ था? 1979 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DD पंत थे। 1987 में क्या किया? उपाध्यक्ष इसके जो उत्तराखंड क्रांति दल था उसके उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम फेंककर आंदोलन को नेशन के सामने लेके आया। और उसी साल 1987 में भारतीय जनता पार्टी ने अल्मोड़ा के सम्मेलन में उत्तराखंड नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को रखे थे। उसके बाद जो 1990 का दशक था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दशक का जो आंदोलन था, आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और उत्तराखंड राज्य की जो मांग है वो पूर्ण हुई। 1990 के दशक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस दौरान कई घटनाओं ने आंदोलन को तीव्र किया। विशेष रूप से 1994 में जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। इस निर्णय ने पर्वतीय क्षेत्र में असंतोष को बढ़ाया, क्योंकि यहाँ OBC आबादी केवल 2% थी और मंडल कमीशन में क्या सुझाव दिया गया था कि OBC जातियों को 27% रिजर्वेशन देने का। तो इसकी वजह से यहाँ की जो लोकल क्षेत्र की जनता थी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया था और ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। इसके बाद इस समय कुछ प्रमुख घटनाएं हुई, उन घटनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ खटीमा गोलीकांड, 1 सितंबर 1994 को, महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिए। ये खटीमा कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे, जैसे उसमें भगवान सिंह सिरौला, प्रताप सिंह शामिल थे। और पुलिस ने क्या किया, जो लाशें थीं उनको छिपाने की भी कोशिश करी, जिससे घटना और ज़्यादा भड़क उठी। इसके बाद अगला हुआ हमारा मसूरी गोलीकांड, ये हुआ 2 सितंबर 1994 को। खटीमा कब हुआ? 1 सितंबर 1994 को। उसके बाद मसूरी हुआ 2 सितंबर 1994। मसूरी में आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में कई लोग घायल हुए और कुछ लोग शहीद हुए। इस घटना ने गढ़वाल मंडल में आंदोलन को बढ़ा दिया था। इसके बाद हुआ रामपुर तिराहा कांड। देखिए, ये तो कुमाऊं में एरिया में हो गया खटीमा वाला, और ये हो गया गढ़वाल वाले एरिया में। इसके बाद रामपुर तिराहा कांड हुआ 2 अक्टूबर 1994 को। दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे पर पुलिस ने हमला किया। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें भी सामने आई। इस कांड ने पूरे देश का ध्यान आंदोलन की तरफ खींचा। इसके बाद हमारा हुआ
श्रीनगर कांड। श्रीनगर में कांड हुआ 7 से 10 नवंबर 1994 के मध्य श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर पुलिस ने हमला किया, जिसमें राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल की मौत हो गई और पुलिस ने शवों को क्या कर दिया, अलकनंदा नदी में फेंक दिया। इसके बाद भी जो ये लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश फैल गया था। इसके बाद पौड़ी में अनशन हुआ 2 अगस्त 1994 को। ये पौड़ी में अनशन हो रहा था सबसे पहले, उसके पहले से तो इंद्रमणि बडौनी ने पौड़ी में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसे पुलिस ने जबरन तोड़ा और इसने आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा व्यापक बना दिया था। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से कांड हुए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे हुआ एक खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को। खटीमा कहाँ, उधम सिंह नगर में पड़ता है। इसमें 7 लोग शहीद हुए थे, ये महत्वपूर्ण है। और कौन कौन थे, कुछ लोगों का नाम अगर आ जाए तो भगवान सिंह सिरौला, प्रताप सिंह। इसके बाद नेक्स्ट हुआ मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को। इसमें मसूरी में हुआ और इससे क्या हुआ, गढ़वाल रीजन में आंदोलन बढ़ गया, फैल गया। इसके बाद हुआ रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को, गांधी जयंती वाले दिन। उस दिन मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पे पुलिस ने हमला कर दिया था। इसके बाद हुआ श्रीनगर कांड 7 से लेकर 10 नवंबर के मध्य। ये श्रीयंत्र टापू पर पुलिस ने हमला किया, जिसमें गोलीबारी हुई, जिसमें राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल की मौत हो गई। और पौड़ी में अनशन इंद्रमणि बडौनी जो थे, एक नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे, ये आमरण अनशन कर रहे थे। इसको पुलिस ने ज़बरदस्ती तोड़वा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन काफ़ी ज़्यादा और व्यापक बन गया। तो इस आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख नेता और संगठन रहे, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है इंद्रमणि बडौनी का ही। इंद्रमणि बडौनी जो थे उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने 1980 में आंदोलन को संगठित किया और 1994 में इसको निर्णायक नेतृत्व प्रदान किया, जब इन्होंने आमरण अनशन किया था। इसके अलावा एक नेता थे रंजीत सिंह वर्मा, ये देहरादून से आंदोलन को गति देने वाले प्रमुख नेता थे। हंसा धनकन महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने वाली प्रेरक नेता रहे। अगले जो थे काशी सिंह एरी, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता थे, जो उत्तराखंड विधानसभा में विधायक भी रहे बाद में। और अगले नेता अगला जो महत्वपूर्ण दल इसमें जो जिसकी भूमिका रही वो रहा है उत्तराखंड क्रांति दल या उक्रा दल। ये आंदोलन का प्रमुख संगठन रहा, जिसने क्षेत्रीय पहचान और पृथक राज्य की मांग को राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन थे, देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। इंद्रमणि बडौनी थे, जिन्होंने 1980 में आंदोलन को संगठित किया और 1984 में निर्णायक नेतृत्व इसको प्रदान किया था। उसके बाद रंजीत सिंह वर्मा थे, जो देहरादून में इस आंदोलन को गति प्रदान कर रहे थे। इसके बाद हंसा धनकन थी, जो महिलाओं में काफ़ी फेमस थी। काशी सिंह एरी थे, जो इसके नेता थे, जो बाद में विधायक भी बने। और उत्तराखंड क्रांति दल था इसका एक महत्वपूर्ण संगठन, जिसने पृथक राज्य बनाने की जो मांग थी उसको एक राजनीतिक मंच प्रदान किया था। इसके बाद देखते हैं इसमें विधायी प्रगति कैसे हुई, जो उत्तराखंड अलग राज्य बना। तो 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव पारित किया और केंद्र को भेजा। और फिर 1994 में पुनः प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया। उसके बाद 2000 में लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 9 नवंबर को उत्तरांचल राज्य बना था। ये कानूनी पूछता कौन सा रहता है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये याद रखिएगा, ठीक। किसके थ्रू उत्तरांचल राज्य बना था, कब बना, 9 नवंबर को बना। अब राज्य का गठन और नामकरण, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल भारत का 27वां राज्य बना, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं के टोटल 13 जिले शामिल हुए थे। ये महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका नाम क्या था, उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन जो स्थानीय संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान को दर्शाने के लिए 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, काफ़ी पहले से ही जो उत्तरांचल जो राज्य बना था, पौराणिक काल से इसको उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता था। कुछ कुछ जगह इसका उल्लेख है। भारत का 27वां राज्य बना, जिसमें गढ़वाल कुमाऊं के 13 जिले शामिल थे। स्टार्टिंग में इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं जो आंदोलन था इसका क्या महत्व रहा। तो इस आंदोलन ने कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे सांस्कृतिक संरक्षण, उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति को संरक्षित करने में आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक विकास के लिए लहजे से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। अलग राज्य बनने से यहाँ पर्यटन, जल विद्युत और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। इससे प्रेरणा क्या मिलती है, उत्तराखंड आंदोलन ने झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों को भी अलग राज्य बनने के लिए प्रेरित किया। और इसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी प्रमुख रही है। महिलाओं की काफ़ी सक्रिय भूमिका रही, विशेष रूप से हंसा धनकन जैसे नेताओं की, जिन्होंने सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा जो उत्तराखंड राज्य की ऐतिहासिक भूमिका रही है, क्या रही है, उत्तराखंड की पूरी हिस्ट्री क्या रही है, एंशियंट टाइम से लेकर मिडेवल टाइम से लेके और मॉडर्न टाइम तक, मतलब प्रागैतिहासिक काल से लेके मध्यकालीन युग तक और मध्यकालीन काल से लेकर आधुनिक काल तक उत्तराखंड का विकास कैसे रहा, क्या हिस्ट्री रही है।
उसके बाद हमने देखा उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, साथ साथ उसके बाद देखा कि उत्तराखंड अलग राज्य बनने की एक अलग जर्नी रही है, वो जर्नी को देखा कैसे कैसे उत्तराखंड राज्य बना। तो इस प्रकार से हमने उत्तराखंड की जो संपूर्ण हिस्ट्री थी उसको आज देख लिया, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसको कि आप सब अच्छे से बिल्कुल रट जाइएगा। आप इस वीडियो लेक्चर को एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 1-2 बार के बाद आप चाहें तो इस वीडियो लेक्चर को 1.5 1.75 की स्पीड पर लगा के देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसको उसके साथ साथ ये जो PDF है उस PDF को पढ़ते जाइएगा। जो इसकी PDF है आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगी इसकी PDF। इसके टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके भी जा सकते हैं, या फिर नीचे इसकी लिंक भी दी गई है, इस लिंक पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ आप चाहें तो हमें हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी आपके लिए कोई ऐसे ही अन्य काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों पे लेक्चर्स ला सकें। धन्यवाद।